Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चों, हम यूनिट 4 एंड चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पार्ट इस पे पहुंच चुके हैं. अब जो मेरा ये इस चैप्टर का 5वां लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. बच्चों, आपने पहले फोर्स पढ़ चुके हैं. फोर्स जब न्यूटन्स लॉ हमने करे थे उसी वक्त आपको बताया था कि फोर्स क्या है. आपका एक ऐसी क्वांटिटी है ये जो ये इसको पुश और पुल कह सकते हैं, जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है. चेंजेस दी स्टेट ऑफ बॉडी. स्टेट ऑफ बॉडी कैसी, चाहे वो बॉडी अगर रेस्ट पर है या तो उसको चेंज करती है. टेंड टू चेंज, चेंजेस और टेंड टू चेंज. ठीक है, क्या चीज़? स्टेट ऑफ बॉडी. कैसी स्टेट? रेस्ट, मोशन की जो भी स्टेट है उसको वो चेंज करती है. हम उसको बोलते थे फोर्स. अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये एक नई चीज़ है जो आपने अभी तक 9th-10th में नहीं सुनी होगी. दैट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो पहले पढ़ने वाले हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स. जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये वो वाला फोर्स है जिसके द्वारा किया गया काम. वर्क हम पढ़ चुके हैं. वर्क क्या होता है? जबकि कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, बॉडी वहाँ उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहते हैं कि वर्क किया गया है. अब इसमें अगर कोई भी फोर्स के द्वारा जो काम किया जा रहा है या उसके अगेंस्ट जो काम किया जा रहा है, सो यू कैन से दैट वर्क डन और बाय, और वर्क डन की किसके द्वारा? बाय और अगेंस्ट. जो भी काम, वो कोई भी फोर्स है उसके द्वारा जो काम हो रहा है या उसके अगेंस्ट जो काम हो रहा है, अगर वो डिपेंड करता है केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर और किस रास्ते से उसको लेके जा रहे हैं उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, तो हम उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स. अगर वो इनिशियल और फाइनल पर ना डिपेंड करके रास्ते पर डिपेंड करता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. क्लियर है? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा हो गया? वो वाले फोर्स जिनके द्वारा किया गया काम या जिनके अगेंस्ट किया गया काम डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर और पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, रास्ते पे नहीं डिपेंड करता. ठीक है, तब हम इस पे डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल. पाथ के कैसा है? इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव. उल्टा हो जाएगा, यानी इनिशियल और फाइनल पर नहीं डिपेंड कर रहा है, रास्ते पर डिपेंड कर रहा है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा. तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम. अब ये तो जैसे ऐसे जनरल सी बात कही मैंने आपसे. अब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन जब आता है तो आप कैसे उसको लिखेंगे? तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन जो है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क, if the amount of work done by or against a force depends only on the initial and final position of a body and does not depends on path followed is called conservative forces. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स उसको हम बोलेंगे.
if the amount of work done by or against a force depend only on the initial and the final position, then it is called as a conservative force. इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अभी मैं शो भी करूँगी आपको. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है. देन योर स्प्रिंग फोर्स, ये भी हम प्रूव करेंगे कंजर्वेटिव है. देन यू हैव एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आप 12th में करेंगे, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स हैं. इनके द्वारा जो भी काम होता है या इनके अगेंस्ट जो भी काम होता है वो इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है. हम इसलिए उस तरह से कहते हैं, ठीक है. सो जब वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है तो इसमें एक और ख़ास बात आ जाती है कि इसमें जो पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट्स जो हैं, दैट इज़ क्लोज्ड पाथ के क्रॉस अगर आप लोगे तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ बॉडी अराउंड अ क्लोज्ड पाथ विल बी 0, ठीक है. क्योंकि इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है तो इनिशियल भी वही हो जाए, क्लोज पाथ में इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएंगे. तो इसके केस में ये चीज़ दैट दिस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये प्रूफ भी करूँगी मैं, फोर्स ऑन अ बॉडी along closed path is 0. ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ भी करेंगे सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है. ये हुई आपकी कंजर्वेटिव फोर्स. अब आते हैं सेकेंड, व्हाट इज़ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव बोला था. अब नॉन कंजर्वेटिव को देखते हैं कि क्या है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है. अगर आपको डेफिनेशन के फॉर्म में आता है तो आपने तो इतनी सी बात ये लिखनी ही है इसमें, दैट इसको डिफरेंस के फॉर्म में भी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है. हम आगे उसको मैं डिफरेंस के फॉर्म में भी ले लूँगी क्वेश्चन को आपके लिए. ना अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात आएगी तो हम क्या बोल देंगे कि इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन और बाय और अगेंस्ट अ फोर्स डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड by the body, then the force is said to be non-conservative, ठीक है. If the amount of work done by a force, if the work done बाय, और कर लेते हैं ना, बिल्कुल सेम ही रखते हैं, और अगेंस्ट, जैसे ये क्या था, अगेंस्ट अ फोर्स डिपेंड्स ऑन दी, ये डिपेंड किसका, इनिशियल एंड फाइनल पे, डिपेंड्स ऑन दी पाथ फॉलोड and is independent of initial and final position is called non-conservative force. अब इसके एग्जाम्पल्स देने हैं तो आप इधर एग्जाम्पल इसके भी दे देते हैं हम. इसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बहुत नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. फ्रिक्शनल फोर्स, आप विस्कस फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स में आ जाता है, ठीक है. विस्कस फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस मूवमेंट को अपोज कर रहा है, मोशन को, तो दीज ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स.
अब 11th क्लास में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी, स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी, फ्रिक्शनल फोर्स हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, ये भी प्रूव करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये और यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे वर्क डन, इसमें यहाँ पर जो होगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव force along closed path is not zero, ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो रही सिंपल सी, अगर डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम में तो आप ऐसे इतना सा लिखेंगे तो चलेगा। अब अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चन पे आ जाता है, एक और चीज़ आपने जो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अभी तक सुना तो आप बच्चों ने होगा ही इसको, पोटेंशियल एनर्जी को। बस पोटेंशियल एनर्जी अभी तक छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एनर्जी होती है जो कि पोजीशन के कारण है। पोजीशन की जब बात करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन वर्ड नहीं सुना होगा छोटी क्लास में, पोजीशन सुना होगा कि किसी पोजीशन पे आए। पोजीशन मीन्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस के लिए हम पोजीशन लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में शेप के हिसाब पे जाते हैं कि शेप के कारण उसकी क्या एनर्जी हो रही है। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी को भी निकालने के लिए एक्चुअल में जो प्रॉपर डेफिनेशन थी, दैट वाज फॉर डिफरेंस इन पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफाइन की गई थी। दैट इज़ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ये आपके हर चैप्टर में मैं यूज़ करने वाली हूँ। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, दैट difference in potential energy says final potential energy minus initial potential energy, negative work done by the conservative force। conservative force के द्वारा जो है ये वर्क किया जाए। तो ये एक रिलेशन भी हम निकालने वाले हैं। पहले हम तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमेशा, जैसे जो काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों तरह के फोर्सेस पे है, यू कंजर्वेटिव भी है, नॉन कंजर्वेटिव भी, दोनों में चलेगी। लेकिन जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी तो विल ऑलवेज टॉक अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स केस में ही आएगी। तो अच्छा, अब क्वेश्चन था मेरा सेकेंड, दैट वाज अ डिफरेंस, गिव डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन गिव difference between conservative and non-conservative forces। तो अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो आपको इसको प्रॉपरली जो है conservative force and non-conservative force। ना सबसे पहले जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम यूज़ करेंगे, that work done by or against the conservative force on a body is independent of the path followed by the body। फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट में लिखेंगे, वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव
force on a body is independent of the path followed. जो रास्ता है उसके इंडिपेंडेंट है, और ये जो होगा वर्क डन बाय और अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव force on a body depends on the path followed. Second point, the work done by conservative force along a closed path is 0, and work done by non-conservative force along a closed path के across is not 0, ये 0 नहीं होगा. ठीक है. तीसरे में आप दे सकते हैं that potential energy या difference in you can say that potential energy is due to the difference की भी बात नहीं है. Potential energy of a body is only due to conservative force. Potential energy is not due to non-conservative forces. चौथे पॉइंट पे यू कैन कोट दी एग्जाम्पल्स फॉर इट. इतना लिखेंगे तो आपके पूरे 2 मार्क्स हैं. जबकि यही पॉइंट मैंने डेफिनेशन पार्ट में कर दिए थे, फिर भी बच्चे जो हैं जब एग्ज़ाम में लिखते हैं फिर गड़बड़ कर देते हैं. इसमें 4th पॉइंट में यू कैन कोट दी एग्जाम्पल्स. अभी आप पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इधर जो एग्जाम्पल दोगे आप, that is frictional force, viscous force. जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होता है, ऐसे लिक्विड एंड गैसेस में अपोजिंग जो होता है रिलेटिव मोशन को जो रोकने वाला होता है, that is viscous force. and air resistance. इतना आप अगर लिखते हैं एग्जाम में तो आपको 2 में से 2 मार्क्स हैं. ठीक है. Okay, now the question next is show that this gravitational force is conservative. Question इस तरह से आता है कि what is conservative force and show gravitational force is conservative.
सो आप जब आप आंसर करेंगे तो पहले तो आप कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। ये आपने डिफ़ाइन कर लेना, मैंने पहले करा हुआ है पीछे, इसमें वही सेम चीज़ आप यहाँ डिफ़ाइन आउट करेंगे। अब हम इसको प्रूव करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। सो दो चीज़ें इसमें हमने प्रूव करनी है, दैट इज़ इनिशियल एंड फाइनल पाथ पर वो डिपेंड कर रहा है। क्लोज्ड पाथ लेंगे देन इट इज़ ज़ीरो। वो अलग से नहीं भी करते, चलो एनीवे अगर एक चीज़ प्रॉपर्टी भी आप इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल इंडिपेंडेंट ऑफ। सो हमें से एक कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। Now what we'll do is, this is the ground we have. यहाँ से एक बॉडी को मास m को मैं a से मान लीजिए b पर ले जाती हूँ, a to b, and this is at height h. This m has been taken here, this is ground level I have. Then I have like this सीढ़ियाँ हैं, क्या ये भी हाइट h तक ही है लेकिन ऐसे स्टेप्स बने हैं, ठीक है। ये h1 है, ये h2 है, ये h3 है, ऐसे करके स्टेप्स बने हुए हैं। सो b जो है आपका टॉप है, a से आप स्टार्ट हुए तो मान लीजिए दिस इज़ A1, A2, A3, A4, A5 एंड फाइनली B पे पहुंचा। और एक और बात है लाइक दिस, इफ़ यू सी ये भी मैंने उतनी हाइट पे रखा है, h हाइट पर है, यहाँ से B तक जा रहे हैं लेकिन बॉडी ऐसे जा रही है अलोंग दिस इंक्लाइन पे, यहाँ से हम बॉडी को इधर को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तीन रास्ते हैं, दिस इज पाथ 1, ये पाथ 2, ये पाथ 3, तीन रास्ते मैंने ले लिए, ठीक है ना। पहला वर्क डन जो होगा दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कंजर्वेटिव प्रूफ करना है उसको। सो पहली चीज़ जो हम यहाँ पर शो करने वाले हैं दैट work done by or against gravitational force is path independent, रास्ते पे डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट है। लेट्स सी क्या कहते हैं। सो फॉर पहला हम पाथ 1 ले लेते हैं, इसमें m जो है मास ऑफ बॉडी है, सो mg जो है दैट इज वेट ऑफ द बॉडी which is equal to the gravitational force. Now F is the external force required to raise the mass m to height h without accelerating. Therefore,
work done against gravitational force, that is W1 will be equal to F external dot the displacement. एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, एम जी नीचे को एक्ट कर रहा है, दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप का जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट का और इसका एंगल क्या है, सेम आ जाएगा. दिस इज एफ एक्सटर्नल द डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू एफ कितना है, एफ एक्सटर्नल रिक्वायर टू रेज द मास टू हाइट एट विदाउट एक्सेलरेटिंग, which is equal to mg. mg के बराबर होगा mg इंटू एस, एस कितना है mgh. दिस इज द वर्क डन बाय यू गो अलॉन्ग द पाथ 1. पहले पाथ से चलते हैं, फिर आ जाते हैं पाथ 2 पे. पाथ 2 क्या बोलता है, पाथ 2 में स्टेप्स आ रहे हैं. So work done in path 2 will be equal to the work done to raise the body from A to A dash plus A to A1 है ना, A to A, A1 to A2 plus A2 to A3, then A3 से A4 and then A4 से A5 और फाइनली A5 मीन्स वी हैव रीच्ड एट द टॉप, है ना, टॉप पे आ गया, और तो होएगा नहीं, A5 मतलब फाइनल स्टेप पे आ गया. दिस इज इक्वल टू व्हाट, वर्क फ्रॉम ईयर टू ईयर. इस वाले में जो होगा दैट विल बी योर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है H1, mg इज़ द फोर्स, mg H1 cos 0 डिग्री प्लस mg आपका क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो A1 A2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और एंगल कितना है cos 90 डिग्री प्लस उधर जा रहे हैं ऊपर, दिस इज़ योर mg कितना डिस्टेंस है H2 है, और cos कितना है 0 डिग्री है, प्लस फिर mg ये A3 A4 है और cos कितना है 90 डिग्री प्लस mg फिर कितना H3 डिस्टेंस चल रहा है और cos एंगल कितना है 0 डिग्री. सो दिस विल बी इक्वल टू mg H1 प्लस 0 प्लस mg H2 प्लस 0 प्लस mg H3. दिस इज इक्वल टू व्हाट, mg H1 plus H2 plus H3. What is this? ये छोटे छोटे steps is equal to your mgh. So your W2 is also coming out to be mgh. ये वाला रास्ता हो गया. अब इस वाले को देखते हैं, जब इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो आपको याद है मैंने आपको ये थीटा एंगल पे है, तो इसका जो वेट है दैट इज़ mg, ये भी थीटा एंगल से इधर रिजॉल्व हो जाता है, दिस इज़ थीटा, ये थीटा हो गया, तो ये इस तरफ कितना हो जाएगा mg साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका mg कॉस थीटा. ये वाला तो इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस करेगा, लेकिन इसकी मूवमेंट के लिए, इसको इधर मूव करने के लिए इसके बराबर फोर्स की ज़रूरत होगी. सो पाथ 3 देखते हैं. पाथ 3 मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा. पाथ 3 में जो वर्क है, देन वर्क डन along path 3 that will be equal to the external force which you are applying into the displacement dot displacement. F external जो आप लगा रहे हो that is equal to mg sin theta. Displacement जो आपका है that is your AB, right? This is what we have the force into. दोनों का डायरेक्शन इज सेम,
direction same. So this is equal to, डायरेक्शन सेम होता है तो cos 0 एंगल ख़त्म हो जाता है. So डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं F external into the displacement. So that is mg sin theta into AB. sin theta क्या होता है बच्चे? sin theta होता है perpendicular upon hypotenuse. याद है फिगर? परपेंडिकुलर कौन है? ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा. और हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी. परपेंडिकुलर इज एच एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी इंटू ए बी. ये कट जाएगा. आंसर फिर आ गया आपका एम जी एच, यानी वर्क डन है. सो W1 is equal to W2 is equal to W3. ये इम्प्लाई करता है वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट. क्लियर हो गया? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट? Hence, gravitational force is conservative. Okay. आप क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एक और अलग से कर देती हूँ कि शो दैट, क्वेश्चन को अगर घुमा के देना चाहें डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इज ज़ीरो एंड नॉन कंजर्वेटिव में नॉन ज़ीरो है. शो दैट वर्क डन along closed path by conservative force is zero and for non-conservative force is not zero. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए या फिर आपसे ये कहा जाए is it necessary that if displacement is zero then displacement is zero then work done is ज़ीरो. देखो क्वेश्चन में कैसे घुमाया. ठीक है, अब इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा अगर ऐसे दे देते हैं. आप अभी तक पढ़ा था आपने? अब बताओ ज़रा, कौन कहता है वर्क अगर ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होती तो वर्क भी ज़ीरो होता है? ऐसा ज़रूरी है? ये तब ज़रूरी है बच्चे अगर फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव. अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तब ये फेल हो जाती है स्टेट. तब वर्क डन जो है वो ज़ीरो नहीं आता है. ये भी हम देखेंगे अब, क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्लोज्ड पाथ के लॉन्ग कंजर्वेटिव फोर्स दिखाना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव. वर्क डन अलॉन्ग क्लोज्ड पाथ. ए पार्ट करते हैं पहले. वर्क डन अलॉन्ग क्लोज्ड पाथ by conservative force. Sorry, not question mark. ये पहले ये कर लेते हैं. मान लीजिए दिस इज द ग्राउंड. पहले बॉडी को
ए से बी लेकर चले गए, ठीक है. द बॉडी इज मूव्ड लाइक दिस एंड देन द बॉडी इज रिटर्न बैक टू दिस पोजीशन. लेट एम जो है मास ऑफ अ body raised to height h. So when m is taken from a to b, right? So work done by gravitational force कितना होगा? That will be equal to gravitational force dot the displacement. Gravitational force जो है वो नीचे की तरफ होगा, Fg जो है डाउनवर्ड है, एंड S वेक्टर जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है इसमें, है ना, अप फर्स्ट केस में अपवर्ड है. सो दिस विल बी इक्वल टू योर डाउनवर्ड दैट इज इक्वल टू mg. सो दिस विल बी mg, s की जगह h आ गया और cos 180 डिग्री आ गया. सो दिस इज माइनस mg h. सो वर्क डन फ्रॉम a to b. देन when m is dropped from b to a, then the work done from b to a, here it will be what? Fg dot s will be equal to mg h cos 0 degree, as Fg and s in same direction. 180 यहाँ पे लिख सकते हैं, F and G, सॉरी F and S, F G and S ऑपोजिट. जब ऊपर लेके जा रहे थे तो ऑपोजिट थी, इधर नीचे. दिस इज इक्वल टू mgh. दिस इज वर्क डन फ्रॉम B to A. सो वर्क डन फ्रॉम A to B to A will be equal to what? Work from A to B plus work from B to A, which will be equal to mgh plus mgh is equal to 0. So 0 work is done along closed path by conservative force. केवल कंजर्वेटिव फोर्स है तब ये बाय कंजर्वेटिव फोर्स. 0 वर्क इज डन along closed path by conservative force. Along only, this is only by conservative force करेगा. यहाँ वर्ड हम चाहे नहीं भी लिखते, इसको फर्स्ट पार्ट करके फाइनल आंसर में दे देते. नाउ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स along क्लोज्ड पाथ. बच्चे ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी घुमा के दिया जा सकता था कि शो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है, तो तब भी यही करना था, वर्क डन बाय नॉन. अब मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये बॉडी है, इसको मैं ए से इधर तक फोर्स लगाया मैंने, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ये डायरेक्शन होगी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की. ए से मैंने इसको बी में लेके गई,
पहले आप ऐसे जा रहे थे ए से बी, बाद में आपने इसको बी से ए की तरफ मूव करवाया। जब आप इसको बी से ए की तरफ मूव करवाते हैं, ये आपका बी है, आप इधर को फोर्स लगाएंगे इसको ले जाने के लिए, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ कोई लगना है ना। ये बी टू ए, यहाँ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और ये वर्क फ्रॉम बी टू ए करेंगे ना। एफ जो है दिस इज द अप्लाइड फोर्स, स्मॉल एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स, A is initial position, of the block, B जो है इसकी final position of the block. Now work done by frictional force to move from A to B क्या हो जाएगा? This is frictional force A से B, so that will be equal to the frictional force dot the displacement, and frictional force इधर को, displacement इधर को है, so this is equal to F S cos 180 degree, which is equal to minus Fs. Then work done by frictional force to move from B to A, B से A की तरफ, अगेन आप बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स डॉट एस, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट, which is equal to minus Fs. So total work done W A से B, B से A will be equal to AB plus BA, which is equal to, that is minus Fs, minus Fs is equal to minus 2Fs, which is not equal to 0. Closed path. तो ये प्रूफ भी करता है इस, ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे भी आता है, पहले इस जो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन मैंने मेन दिया, उसमें तो आप सीधा ही लिख दो दैट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स along closed path or when displacement is 0 is not 0. ठीक है, और अगर आपसे ये पूछते हैं कि इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि एज, अगर क्वेश्चन वैसे घुमा के दिया होता तो आप ये भी आंसर लिख सकते थे कि एज वर्क done along a closed path is not 0 and it depends on path followed, therefore frictional force is non कंजर्वेटिव. यानी ये क्वेश्चन अगर सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता था, अगर आपसे ये पूछते हैं कि शो करिए फ्रिक्शनल फोर्स का नॉन कंजर्वेटिव है, तब भी आपने यही चीज़ इतनी एक्सप्लेन करनी, पूरा नहीं करना है ये वाला पार्ट, कि आप एक ब्लॉक ले लो हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके ऊपर ये ब्लॉक रख दीजिए और अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स on block, F is a frictional force between block and horizontal
सरफेस। तो आपको जब एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये फोर्स दिया हुआ है, तो पहले आपको देखना पड़ता है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। अगर वो कंजर्वेटिव है तभी वर्क ज़ीरो आएगा अगर क्लोज्ड पाथ है। अगर वो नॉन कंजर्वेटिव है देन इट इज़ वो जो वर्क डन है क्लोज्ड पाथ के अक्रॉस वो ज़ीरो नहीं होगा, वो आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये बात तो भी इतनी। अब इसमें एक नई चीज़ और बताती हूँ मैं, दैट इज़ आपको कैसे पता लगेगा कि फोर्स जो है एक रूल्स आपने ध्यान रखना है चीज़, कुछ टिप्स जो आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगे आपके, और टू ये टिप्स दे रही हैं। ठीक है, पहली, टू कंफर्म गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। इसका एक रूल है जो आप याद रखेंगे। मान लीजिए सबसे पहले तो आपका जो फोर्स है वो इस तरह से लिखा होना चाहिए, F इज़ इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, इस तरह से फोर्स को लिखा होना चाहिए कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ। नाउ F इज़ कंजर्वेटिव if three conditions are satisfied. पहली, डेल्टा एफ एक्स बाय डेल्टा वाई पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, मतलब अब क्योंकि ये फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको वाई के डायरेक्शन में उसको कैसा लगेगा चेंज, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। डेल्टा एफ एक्स, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमेशा एक्स की टर्म्स में नहीं होती, कई बार इसमें वाई टर्म आ जाता है, तो हम देखेंगे वाई के अलॉन्ग वो कैसा। डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। दूसरी देखो बिल्कुल साइकिल फॉर्म में चल रही हूँ, एक्स वाई है ना, अब अगला वाला जो है मैं वाई और जेड ले लूँगी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई। और तीसरा देखो पहले एक्स वाई फिर वाई जेड, ये उल्टा हो गया इसका। और तीसरा होगा डेल एफ जेड, जेड के बाद कौन आएगा एक्स, इज इक्वल टू डेल एक्स सॉरी डेल एफ एक्स बाय डेल जेड। ये तीन चीज़ें आपने करके देखनी है, 1 2 3। अगर ये तीनों ऐसे दो इक्वल आते हैं तो दिया गया वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। एक ये बात आपने बिल्कुल दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज़ आप जो याद रखोगे दैट इज़ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय conservative force, that is this u final minus u initial is equal to negative work done by conservative force। ये हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करने वाले हैं, एक ये चीज़ आप याद रखोगे। तीसरी बात आपने और याद रखनी है, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। रिलेशन between conservative force and potential energy function। तो यहाँ से ही ये जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस डेल्टा यू इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू माइनस वर्क डन, तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से हमने स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट इज़ इक्वल टू द स्मॉल वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन माइनस द योर कंजर्वेटिव फोर्स इनटू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर ये एक्स है डेल्टा एक्स लाइक दिस। सो दिस, इसमें अगर एफ एक्स को अकेला छोड़ लें तो क्या हो जाएगा, दिस एफ एक्स, this can be written as
minus delta u by delta x, or you can say that this is as equal to this, if delta x taking limit if delta x tend to 0, so this will be minus del u by del x, right? So this is del u by del x है. अगर हम इसको u को रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी फंक्शन से, so you can write that if similarly you can say that f y जो होगा, the centripetal force, not centripetal, conservative force, minus del u by del y conservative force along z direction, that will be minus del u by del z. तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, अगर आपको दिया गया है. आई कैप की जगह पे होगा तो एक्स के साथ कर देना, वाई जे कैप का होगा तो वाई के साथ जेड कैप. तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं अपने इसमें न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को. तो ये याद रखना, तब पूछूंगी मैं आपसे. अब आज के टॉपिक का जो लास्ट है, दैट इज़ शो दैट योर स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम, तो हमें ये बताना है कि इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट मीन्स इट्स डिपेंडिंग ऑन द पाथ, और क्लोज पाथ पे उसकी कितनी आ गई, 0. इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड कर रहा है. सो लास्ट क्वेश्चन इज शो दैट स्प्रिंग फोर्स is conservative force. ये conservative force है. So एक थोड़ा सा स्प्रिंग, जैसे अगर आपके पास मैं लेती हूँ कि मान लीजिए इसको एक पॉइंट से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे हमने शिफ्ट किया. जब इसकी हम एनर्जी निकालेंगे, मैं अलग फॉर्मूला से करूँगी. इफ दिस इज़ अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है, और इसमें ये मान लीजिए एक स्प्रिंग है, और ये मास रख दिया इसके ऊपर. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही है, और यहाँ से इसको मैंने फिर ऐसे 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 खींच के यहाँ पर लिया है. ठीक है, एम इज़ द मास, और ये इसकी एक इनिशियल पोजीशन से वी हैव मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. स्प्रिंग को मूव कर दिया हमने. ठीक है, ये इसकी, ये तो चलो इक्विलिब्रियम में है. ये इनिशियल पोजीशन है, मान लीजिए दिस इज़ इनिशियल पोजीशन, और यहाँ से मैंने इसको खींच के और ज़्यादा ऐसे 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 खींचा और ये ले आया यहाँ पे. अब ये जो चीज़ है, दिस वर्क, दिस इज़ एक्स फाइनल, यहाँ पर लेके आके बी पोजीशन पे. अब हमको देखना है कि वर्क डन फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम ए टू बी पोजीशन. नाउ जब हम इसको खींचते हैं इधर पे, तो ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर अपने आप एक फोर्स जनरेट होता है जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है. दैट इज़ कॉल्ड एज योर रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसको, और जितना ज़्यादा हम उसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके जाएंगे, वो उतना ही स्ट्रांगली उसको अंदर की रेस्टोरिंग फोर्स जो है इसको वापस अपनी, दिस इज़ इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना. ओ जो है
equilibrium position of spring mass system. ठीक है, and this हम यहाँ पे ले लेते हैं Fs, spring force. ये आपका spring force है, which is directly proportional to displacement from equilibrium position, which is directly proportional to this and opposite in direction. Action of displacement. जो displacement उसके opposite direction में होगा. That means this Fs is always equal to Kx, where your K is called as a spring constant. K is spring constant. Now अगर मान लेते हैं हम कि स्प्रिंग फोर्स एक स्मॉल एक्सटेंशन कर रही है स्प्रिंग की, या एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल रहा, इफ वर्क डन टू डिस्प्लेस, या यू कैन से extend to produce extension in spring from A to B, that is initial position xi to final position xf, is given as this work from A to B will be equal to integral of small work done for small displacement dx. This is what we have. This will be equal to what? This is your dw. आपका छोटा सा काम कहाँ से कहाँ, इनिशियल से उसको फाइनल तक ले जाने के लिए जो आपका काम किया गया. तो अब रेस्टोरिंग फोर्स कितना है? दिस एफ एस इज इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो इट इज माइनस के एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू योर माइनस एक्स आई एक्स एफ माइनस के एक्स आ गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना बोला? डी एक्स. रेस्टोरिंग फोर्स इधर को है, F is equal to kx in this direction, displacement इधर को रही है. So this is what we have. यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, k भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. You are left with x dx, x initial, x final. अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या होगा ये? This work will be equal to, you can say this work A to B, या कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स के कारण है. दिस इज इक्वल टू, कैन से द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, एक्स डी एक्स है, कहाँ से कहाँ? एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल. दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर. This is what we have. So this is work done to move from A to B. यहाँ से तो ये एक चीज़ हो गई. Work done depends on initial
and final position, ठीक है. And if the spring mass system is sent back to its initial position, पहले खींच के ले गए थे, अब उसको वापस इनिशियल पोजीशन पर लेकर आ जाएंगे, तो व्हाट विल हैव, अगर उसको वापस वहाँ पहुँच दिया, दैट मीन्स एक्स एफ फाइनल इज इक्वल टू एक्स इनिशियल. सो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, डब्ल्यू ए बी ए, वापस उसको ए पे लेके गए, माइनस हाफ के, विल हैव इट एज एक्स इनिशियल का स्क्वायर, एक्स इनिशियल का स्क्वायर, so is equal to 0. So for the closed path it is 0. Hence spring force is conservative. हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्रेशन बताऊंगी ग्राफ से भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के, कि वाकई वो उसके एरिया अंडर दैट कर्व इज ऑल्सो गिविंग द वर्क डन बाय द स्प्रिंग मास सिस्टम. चलिए इतना का, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि ये तीनों लेक्चर्स मेरे द 5th, 6th एंड 7th लेक्चर एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं. न्यूमेरिकल्स हम 7th वाले लेक्चर में करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.